आपको भी पता लग गया होगा, डेट आ गई एग्जाम की। पैरेललोग्राम होता क्या है, जब हम रेक्टेंगल को लात मार देते हैं, सबको लात पड़ती है जीवन में, आपको भी पड़ी होगी, जब रेक्टेंगल का कट जाता है, लात पड़ जाती है, तब बनता है पैरेललोग्राम। ए एबीसीडी बना दिया हमने, रेक्टेंगल को ऐसे शिफ्ट किया, जब स्क्वायर को लात पड़ती है तब बनता है रोम्बस। जब स्क्वायर को लात पड़ती है तब बनता है रोम्बस। ए बी सी, ठीक है। क्या क्या काम की बातें हैं, यहाँ पे ए बी पैरेलल भी है, इक्वल भी है सी डी के, जिसको हम एल कहते हैं। बी सी पैरेलल भी है ए डी के, इक्वल भी है, जिसको हम बी कहते हैं, चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए। इतनी बात लिख ली भाई। पैरेलल भी है, बराबर भी है। एंगल पे बात कर लेते हैं। एंगल ए, आमने सामने के कोण बराबर है। एंगल बी बराबर एंगल डी। आपको पता है, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं उन्हें लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं, हम एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। उनका सम 180 होता है, यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव का सम, चाहे वो एंगल ए एंगल बी हो, चाहे एंगल बी एंगल सी हो, चाहे एंगल डी प्लस एंगल ए हो, चाहे एंगल सी प्लस एंगल डी, बराबर 180 हो, ठीक है। ए बी बी सी डी ए और सी प्लस डी बराबर 180 होता है। सेम चीज यहां भी है कि एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, और अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ए प्लस बी हो या बी प्लस सी हो या सी प्लस डी हो या डी प्लस ए हो, बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर से ये बनाएंगे और चित्र बना लेंगे, ए बी सी डी। अब जो चीजें कॉमन होंगी वो मैं नीचे कॉमन में लिख दूंगा यहाँ पे, और जो कॉमन नहीं होंगी वो ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे रोम्बस बना दिया, लिख लीजिएगा ऊपर रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी। अभी मैं एक दिन मिक्स क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ाऊंगा, जहाँ रेक्टेंगल के भी सवाल होंगे। एक बच्चा पूछ रहा है ए बराबर सी कैसे हुआ, कैसी बातें कर रहे हो, ए बराबर सी क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई। ए बराबर सी, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये पैरेललोग्राम तभी बनेगा। ये क्या है, पैरेलल है, लाइन पैरेलल है आपस में। जब पैरेलल है तो मैं कहूंगा ये अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180, तो ये अल्फा 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 होगा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप।
देखिए एक पैरेललोग्राम के अंदर दो परपेंडिकुलर होते हैं, एक जो मैंने एल पे डाला है, एक जो मैंने बी पे डाला है। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी एल को गुणा किया H1 से, बी को गुणा किया H2 से, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, LH1 और BH2, LH1 और BH2, ठीक है। LH1 और BH2 सेम यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे तो एक ही बेस है और एक ही हाइट होगी क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है, तब एरिया क्या होता है, A इंटू एच। अगर मैं यहाँ पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर 4A है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और अगर मैं यहाँ पेरीमीटर की बात करूंगा तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी है, ठीक है। इसके आगे की कहानी में लिखेंगे जो डायगोनल है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, जो डायगोनल है, डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल बराबर नहीं होते बट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है O दोनों का मिड पॉइंट है, दोनों AC एंड BD का मिड पॉइंट है। O क्या है, दोनों का मिड पॉइंट है। दोनों का मिड पॉइंट होने से फायदा क्या है कि OA बराबर OC, OB बराबर, इतनी सी बात लिखिए। आगे जब आपने ईच अदर लिखा है ना, वहां पे ये भी लिख लेना, बट नॉट एट 90, बट नॉट एट 90, यानी कि ये 90 पे नहीं काटते। इतनी सी बात कॉपी करिए, यहाँ पे कोई बात नहीं समझ आइए तो पूछ सकते हैं। एक और बात समझना कि जैसे वर्टेक्स एंगल है और अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो यहाँ पे लिखना इतने से पोर्शन में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। इसका मतलब क्या है, ये जो वर्टेक्स एंगल है इसको बाइसेक्ट नहीं करते क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सेम नहीं हो पाते, तो ये अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होते जैसे रेक्टेंगल में था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पेरीमीटर मैंने बता दिया, तो यहाँ पे मैं कहूँगा डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल AC और BD नॉट इक्वल टू आपस में बराबर नहीं होते बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये कोण भी अल्फा और ये कोण भी अल्फा होता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। आप सोच रहे होगे कि इसमें क्या अंतर है। देखिए जैसे ये अल्फा है तो इस ट्राइंगल में ये अल्फा हो जाता है, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाता है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं हो पाते, वरना ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट ये अल्फा बीटा बराबर नहीं होते। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये अल्फा है, ये भुजा बराबर है, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा है क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं। तो डायगोनल वर्टेक्स एंगल को समद्विभाजित करता है, इधर नहीं करता है। ये अंतर समझ पा रहे हैं भाई, ये अंतर समझ पा रहे हैं दोस्त। दोबारा से लिखेंगे फिर दोबारा बनाएंगे, इसका फायदा बहुत होता है कि याद करने में आसानी हो जाती है इस तरीके से पढ़ने में। ये ABCD है, ये ABCD है, ठीक है। ओ पे हमने काट दिया। तो यहाँ पे एक चीज लिखनी है जो काम की है, कॉमन होगी वो मैं नीचे लिखा दूंगा। जो सबसे जरूरी है वो ये है कि ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर डायगोनल
प्लस बी डी स्क्वायर, यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कोसाइन रूल से आता है, इसको एकदम लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ रखें तो यहाँ पे दोनों भुजाएं बराबर हैं L और B, तो वो हो जाता है 4A स्क्वायर। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये D1 बटा 2 है, ये D2 बटा 2 है, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ इसमें। कैसे? मैं कह सकता हूँ कि भाई D1 बटा 2 का स्क्वायर प्लस D2 बटा 2 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, बराबर A स्क्वायर। ठीक है, तो 4A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस D2 स्क्वायर आ जाएगा। आपको ये याद रखना है, कंठस्थ रखना है। दोनों पे कई कई बार सवाल पूछा जा चुका है, दोनों पे ही कई कई बार सवाल पूछा जा चुका है, कंठस्थ रखना है। देखो भाई, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। एक और बात लिखना है इसके बाद, ये सबसे मेन पॉइंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट था। अब जो कॉमन है दोनों में बातें वो लिख रहा हूं यहाँ पे। कॉमन क्या है कि ABC का एरिया दोनों में बराबर होगा BCD का एरिया, बराबर ACD का एरिया, बराबर ABD का एरिया, बराबर 1/2 ऑफ ABCD। ठीक है, OAB का एरिया, OBC का एरिया, OCD का एरिया बराबर OAD का एरिया बराबर 1/4 ऑफ ABCD का एरिया, बराबर 1/4 ऑफ ABCD का एरिया। इतना लिख लिया। अब हम कुछ कुछ सवालों पे आ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े सवाल अभी नहीं पूछूंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या है बेसिक बेसिक सवाल। एक वो वाला पॉइंट जो मैंने पहले बताया था आपको, वो हर जगह लगेगा, चाहे रोम्बस हो या कुछ भी, चाहे रेक्टेंगल हो। मैं चारों के लिए बता चुका हूँ, कुछ भी हो चारों में, अगर P कहीं पे एक बिंदु है, P अगर यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु है P, तो मैंने ये स्क्वायर में भी बताया था, रेक्टेंगल में भी बताया था, और अब रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों में बता रहा हूँ कि APB का एरिया हाफ ऑफ ABCD होगा। APB का एरिया हाफ ऑफ ABCD होगा। ठीक है, APB का एरिया हाफ ऑफ ABCD होगा। पार्क में तो सब घुमा देते हैं, मैं तुम्हारे साथ एग्जाम सेंटर तक चलूंगा। बहुत बढ़िया, यही करो बस, यही करो भाई। चलो तुम, मैं भी देखूंगा तुम्हें। कुछ नहीं चल पाओगे तुम थोड़ी दूर नहीं चल पाओगे, बात बना रहे हो इतनी बड़ी बड़ी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। देखिए, सारा गेम वर्टेक्स एंगल का है। अगर ABCD एंगल 90 हो तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर 90 नहीं है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जहां वर्टेक्स एंगल गिवन ना हो, जहां वर्टेक्स एंगल गिवन ना हो, जहां वर्टेक्स एंगल गिवन ना हो, वहां वहां पैरेललोग्राम को वर्टेक्स एंगल के साथ साथ डायगोनल्स भी लिख लो, वर्टेक्स एंगल्स और डायगोनल्स। जहां वर्टेक्स एंगल्स और डायगोनल्स गिवन ना हो, वहां पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल एंड रोम्बस को स्क्वायर मानकर सवाल की ऐसी तैसी कर सकते, सवाल की ऐसी तैसी कर सकते, ऐसी तैसी कर सकते हैं। ये सवाल पूछा गया पेपर में, इस सवाल का जवाब कौन देगा?
देखो भाई, इन्होंने कहा इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी आर परपेंडिकुलर देन एबीसीडी कैन बी अ रोम्बस। तो आप खुद बताओ पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या अंतर है? उसके डायगोनल 90 पे काटते और उसके नहीं काटते। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 पे कट कर गए, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 पे कट कर गए, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो रोम्बस बन जाएगा फिर। और यही पूछा है सवाल में कि अगर किसी पैरेललोग्राम के, अगर मैं ये कहता हूं, ये भी हो सकता था कि अगर किसी पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं बराबर हो गई, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। सेकंड पॉइंट है, पहला वाला कथन सत्य है, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल एबीसीडी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर देन एबीसीडी इज ए स्क्वायर। तो आपको पता है, देखिए परपेंडिकुलर दो ही केस में होते हैं डायगोनल, मैं ये बात अलग से भी लिखा देता हूं, वो होते हैं या तो स्क्वायर में या रोम्बस में परपेंडिकुलर डायगोनल, लेकिन उसमें इक्वल नहीं होते, रोम्बस में इक्वल नहीं होते। इन्होंने क्या कहा है, इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर है, तो वो स्क्वायर में ही हो सकते हैं। ये भी सही है कथन, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सही है। बी आ रहा था किसी का, किसी माइके लाल का बी आ रहा था? यहां पे ये इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख ही लो मेरी मानो, नोट, ठीक है। डायगोनल AC बराबर BD, ठीक है भाई, डायगोनल AC बराबर BD। दो बातें हो सकती हैं, हाय हाय कितनी प्यारी बात है, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या तू दुनिया से डरती है या तू किसी और पे मरती। डायगोनल AC बराबर BD, डायगोनल क्या है, AC और BD आपस में बराबर है, तब दो बातें हो सकती हैं, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, या अब यहां से भी दो बातें निकलेंगी। इक्वल होने के बाद अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर BD, तो रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होते भाई, तब ये स्क्वायर होगा। और अगर AC नॉट परपेंडिकुलर BD, तब ये रेक्टेंगल हो। समझना अच्छे से, पूरा कंसेप्ट इस चित्र से क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चित्र से। अगर डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD है, तो फिर दो बातें होंगी। दो बातें कौन कौन सी होंगी? या तो पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा, या रोम्बस होगा। दोनों में से कोई दो बातें होंगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर दो बातें होंगी, अगर AC परपेंडिकुलर हो गया BD के, तब ये रोम्बस होगा, तब ये रोम्बस होगा। और अगर AC BD के परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तब ये पैरेललोग्राम होगा। बस इतना लिख लीजिए, आज के बाद कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। समझ आ गया सबको? अब इस सवाल को कनेक्ट कर सकते हो, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर और लंब हैं, तो ABCD एक वर्ग है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर इक्वल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ABCD स्क्वायर होगा, और अगर विकर्ण लंबवत हैं और समांतर चतुर्भुज है तो वो एक समचतुर्भुज होगा। बात खत्म। अच्छा सवाल था ये, सवाल देख लीजिए, जल्दी से उत्तर बताइए फटाफट से। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC और BD इसके विकर्ण हैं, तो अभी हमने एक बात बताई थी, याद करो, ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यही बताया था। तो मैं ये कह रहा हूं, दो बार L था यानी AB का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, दो बार B था BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, जो डायगोनल थे वो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? माइनस वाला तो करेगा नहीं, इसमें विकर्ण है नहीं, केवल एक ऑप्शन है दो। तो ये चीज डायरेक्ट भी पूछी जा रही है पेपर में, ये चीज पेपर में डायरेक्ट भी पूछी जा रही है, पूछी जा सकती है। चलिए एक छोटा सा सवाल, अभी मैं बहुत ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जैसे सवाल आजकल पेपर में आ रहे हैं छोटे छोटे।
एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है यदि ए और सी के समद्विभाजक विकर्ण बीडी से क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर मिलते हैं। ए और सी के समद्विभाजक, बहुत ध्यान से समझना, ए और सी के एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ए और सी के समद्विभाजक विकर्ण बीडी से पी और क्यू पर मिलते हैं। ये विकर्ण बीडी है, ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो पी पे मिल रहा है और क्यू पे मिल रहा है। ठीक है भाई, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना। देखो मान लेते हैं कि एंगल 2 अल्फा था, तो ये अल्फा, ये अल्फा, अब आपको पता है ये 2 अल्फा, तो ये भी अल्फा और ये अल्फा होगा या नहीं, बोलो। ये एंगल मान लेते हैं बीटा, तो ये भी बीटा होगा। तो हमने देखा कि ये भुजा बराबर है एक तो, और एक ये भुजा बराबर है, यानी एडी बराबर है बीसी के, एडी बराबर है बीसी के, एडी और बीसी बराबर हैं, और उस पे दोनों पे अगर मैं एंगल की बात करता हूं, दोनों एंगल भी अल्फा और बीटा है, दोनों एंगल भी अल्फा और बीटा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल अपने आप में तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे फिर तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ट्राइंगल, बिल्कुल हो सकते हैं। ए पी डी कॉन्ग्रुएंट होगा सी क्यू बी, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बीटा के सामने इसमें क्या है, एपी, इसमें बीटा के सामने सी क्यू, आपस में बराबर होंगे, एपी और सी क्यू बराबर होंगे, एपी और सी क्यू होंगे या नहीं। लेकिन इसने तो कुछ खतरनाक सा सवाल पूछ लिया हमसे। इसने क्या पूछा है भाई, ए पी क्यू, ए पी क्यू सिमिलर कर दिया है पीसी क्यू के, ये भी पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। पीसी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, पीसी क्यू नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि इसमें यही गड़बड़ लिखा हुआ है, करेक्ट अगर कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा सी। एपी बराबर सी क्यू होगा, एपी बराबर सी क्यू होगा, वो गलत लिख गया है, एपी बराबर सी क्यू होगा। बाकी कुछ और कोई कुछ कहना चाहता है इस सवाल में, इस सवाल में कोई और कुछ कहना चाहता है? ये एक छोटा सा सवाल देख लो। ये कह रहा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, यदि ओ ए बी का क्षेत्रफल 8 है तो समांतर चतुर्भुज का क्या होगा? कोई बता सकता है? जल्दी, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का, अगर ये भी नहीं निकला तो समझ लो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। तो एबीसीडी में विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, यदि ओ ए बी का क्षेत्रफल 8 है तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था कि बारिश आने वाली है। क्या भाई, मौसम तो ऐसा हो रहा था शाम में, आज अगर बारिश आ गई तो बवाल कट जाएगा दिल्ली के अंदर, भाई आग लगा देगा। लेकिन भाई कैसे लगाएगा, जब बारिश होगी तो आग लग ही नहीं पाएगी, कैंटेगी नहीं। केवल ये डायलॉग है और कुछ भी नहीं। 32 ये उत्तर है, 32 इज द करेक्ट आंसर, 32 इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, नया सवाल है, यूनिक सवाल। ऐसे छोटे छोटे सवाल पेपर में आ रहे हैं। सर एंगल पे 90 डिग्री होगा कि नहीं? नहीं होगा। सर आपको वाटर प्रूफ आग लगानी होगी, लगा देंगे भाई, हमारा क्या है, जैसी बोलोगे वैसी लगा देंगे। देखो भाई, समानता चतुर्भुज एबीसीडी है, पी क्यू आर 12 है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर इसको इधर खिसका ले तो देखिए ये बेसिकली जो है ना, जो हाइट होती है ये एच, इसको हम सिर्फ हाइट ही नहीं कहते, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। और वो हमें 8 दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमें 8 दे रखी है। तो एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होगा हाफ इंटू 12 इंटू 8, 12 × 96 का आधा 48, 12 × 96 का आधा 48, ये उत्तर 48 इज द करेक्ट आंसर। कोई रोक के दिखा दे 48 को। सर आपसे कैसे बात होगी? नवनीत, हो जाएगी बात तो कभी भी हो जाएगी, जब चाहोगे तब हो जाएगी। ये सवाल देख लीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए यार, अच्छा नहीं लगता फिर आप उत्तर नहीं निकालते, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से तुम उत्तर बताना।
देखो एक चीज समझना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात भी है। जैसे एक नीले रंग का समांतर चतुर्भुज था ABCD, बारीकी से बताऊंगा। मैं ये जानता हूं कि अगर मैं इस ABD ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, ABCD का जो एरिया होगा वो ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया होगा। अगर ये L है और ये B और ये बीच का एंगल थीटा है, तो हम ये कह सकते हैं ट्वाइस इंटू हाफ LB साइन थीटा। ट्वाइस इंटू हाफ LB साइन थीटा। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, LB साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और इसका एरिया निकालने के लिए LB और साइन थीटा मतलब साइन 30, तो कितना आ जाएगा 144 इंटू हाफ बराबर 72। यही उत्तर है, यही उत्तर है। ये सवाल का उत्तर कौन बताएगा फटाफट से, जल्दी। ये आ गया सबको समझ? सर हाफ क्यों किया लास्ट वाले क्वेश्चन में, गांठें तोड़ दूंगा। आप क्यों किया लास्ट वाले क्वेश्चन में? अरे हाफ एक ट्राइंगल का एरिया तो हाफ एक्स वाई साइन थीटा ही होता है ना भाई। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना था तो हाफ एल बी इंटू उसके बीच का कौन साइन थीटा। हाफ से हाफ कट गया तो एबीसीडी का हमको फॉर्मूला मिला एल बी और उसके बीच का कौन थीटा का साइन। वही हम यहाँ किए भाई। और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तुम किस हाफ की बात कर रहे हो भाई? चलो आप ये वाला सवाल करो, हटाओ सारी बातें, सारी सारी बातें हट लाओ तुम, हमें ना पता है ओ जीरे ऐसी थोड़ा मिनिमम कर लो भाई मेरे। अरे यार ये बच्चे बड़े पागल हैं। अब एक बात बताओ, इसकी हाइट मैं कैसे निकालूं? हाइट निकालने में दिमाग नहीं लगेगा, या तो फिर तुम हाइट ही निकाल लो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूं। अब ये 30 है, ये 30 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। 2 की वैल्यू 16 होगी, 1 की 8 होगी। होगी या नहीं? और 8 नीम 72 होगा, तो उत्तर तो तब भी 72 आएगा। लेकिन मैंने क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि अगर दो भुजाएं हैं L और B, तो हम LB साइन थीटा, जहाँ थीटा उनके बीच का कोण है, निकाल सकते हैं। थोड़ा अब नहीं आ रहा है समझ, इतना भी क्या सोचना है यार, हटाओ। चलो आएगा भी, धीरे धीरे आएगा। जो डाउट नंबर दिया गया उस डाउट नंबर पे भी पूछ सकते हैं कॉल करके, दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। AB पैरेलल है DF के। ठीक है, AED बराबर 8 एरिया है। चतुर्भुज ABCEF का क्षेत्रफल, ABCE का क्षेत्रफल 22 है। तो त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बताना है। BCF, AB पैरेलल है DF के। AB बराबर CD, AB बराबर CD बराबर EF, EF भी बराबर। देखिए एक चीज मुझे बताइए, छोटी सी, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इन्होंने खुद कहा है कि CD बराबर EF, CD बराबर EF। मैं कह रहा हूं मैंने इसमें से EC घटा दिया, दोनों तरफ से EC घटा दिया, ये बताने के लिए कह रहा हूं। CD में से EC जाएगा, DE बचेगा, और EF में से EC जाएगा, CF बचेगा। तो यहां से मैंने एक चीज निकाल दी मित्र, ये जो दूरी है ना, ये और ये आपस में बराबर होगी। और अगर ये आपस में बराबर होगी तो आपको पता है कि दो पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। इस ट्रायंगल की हाइट अगर h है, h है, तो इस ट्रायंगल की हाइट भी यहां तक h होगी। ठीक है, बेस बराबर है, हाइट बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ADE का एरिया बराबर BCF का एरिया कह सकता हूं, BCF का। और ADE का 8 दिया है और BCF का पूछा है, तो ये भी 8 हो जाए। क्या ये सवाल मुश्किल था? सर जिसका 48 आ रहा था उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैं 48 की बात कर रहा हूँ, 48 वाले पे चला जा रहा हूँ। क्या पता मैंने गड़बड़ कर दी। बिल्कुल बिल्कुल मैंने गड़बड़ की है, क्योंकि मैं गधा हूँ। एरिया होता है बेस इंटू हाइट, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो 96 उत्तर आएगा, लेकिन
ABCD का ही पूछा था ना। हाँ, मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ। देखो भाई, अब इसमें एक चीज समझाने वाली और समझने वाली दोनों ही है। ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये L है, और मैंने कहा था कि जो H है ना, ये बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है, और अगर ये B है तो ये छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है। तो LH1 बराबर BH2 हमने कहा एरिया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भैया L/B बराबर H2/H1, यानी जो L और B का अनुपात होगा तो H2 और H1 का उसका उल्टा होगा, ठीक है। इन्होंने भुजाओं का अनुपात 3:2 दिया है, L और B का। तो जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी वो 2-3 हो जाएगी भाई, 2 और 3 हो जाएगी। सवाल में खुद दिया हुआ है कि 2 की वैल्यू 20 है, फिर 3 की 30 होगी। छोटी भुजाओं की दूरी बड़ी होगी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी छोटी। क्या कोई कर पाया ऐसा सवाल? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। AB को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB बराबर BE। D को E से मिलाने पर, D को E से मिलाने पर BC को बिंदु P पर काटता है। PC की लंबाई ज्ञात करो यदि BC 15 है। BC की, देखो एक बड़ी बात ध्यान से, ये मिड पॉइंट है भाई, ये मिड पॉइंट है भाई, ठीक है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो, और पैरेलल लाइन खींचिए तो ये भी मिड पॉइंट होगा। मैं आपसे बस इतने से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, आपने इतने अच्छे से सीखा है, सब पढ़ा है। इतने से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ कि ये एक ट्राइंगल था जिसमें मैंने, ये एक ट्राइंगल था जिसमें मैंने मिड पॉइंट से एक रेखा खींची, इसके पैरेलल एक रेखा खींची जहाँ P मिड पॉइंट है। और हमने ये पढ़ा था कि भैया BP बराबर हाफ ऑफ हिल्स थ्योरम AD होगा। अब आप बताइए, BC 15 है तो ये भी 15 है, तो ये हाफ है, ये 7.5, ये 7.5। तो PC पूछ रहा है कितना होगा, 7.5 ऑप्शन में नहीं, ई ऑप्शन ले आएंगे। नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। OAB का क्षेत्रफल बराबर 129 है। तो हमसे पूछ रहा है OBC का क्या होगा। देखिए बड़ा बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा ही लचीला सवाल है। मैं ये कहूंगा, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है इसका, ये इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट पे ही काटता है डायगोनल। इसका एरिया अगर A है तो इसका भी A होगा, मानते हैं, क्योंकि मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती है। ये इसका मिड पॉइंट है तो ये भी अगर B है तो B है। यानी हम ये कह सकते हैं कि OAB का भी उतना ही एरिया आ रहा है जितना एरिया OBC का आ रहा है। आ रहा है? OAB का कितना दिया है, 129 दिया है। OBC का पूछ रहा है क्या होगा, 129। तो भाई आप धागो, ये ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहे हैं? कल नहीं है आपको हैं? एक में D ऑप्शन E ऑप्शन जोड़ना पड़ रहा है। बोलो भाई, डाउट है किसी को तो बताओ। चलो ये सवाल आसान था, लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, O डायगोनल BD पर कहीं एक बिंदु है, ऐसे लिख लीजिएगा, O डायगोनल BD पर कहीं एक बिंदु है, कहीं एक बिंदु है। लिख लीजिएगा कि OAD का एरिया
बराबर OCD का एरिया, OAB का एरिया बराबर OBC का एरिया। इतनी सी बात लिख लीजिएगा अलग से, ताकि डायरेक्ट अगर सवाल देखे तो पेपर में कर पाए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। E तथा F क्रमशः ABD और BDC के केंद्रक हैं। ABD और BDC के केंद्रक हैं। कौन कौन से? E और F। देखिए केंद्रक हैं तो इसी डायगोनल पे होंगे। आप सोचेंगे डायगोनल पे क्यों होंगे? क्योंकि केंद्रक मीडियन पे होता है और ये इस ट्रायंगल की मीडियन है। जो मिड पॉइंट को छुए वो मीडियन होती, तो ये E यहाँ होगा और ये F यहाँ होगा। ठीक है? और मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसको 2:1 में बांटेगा और आपको पता है ये भी इसको 2:1 में बांटेगा, 2:1 होगा। ठीक है? यदि विकर्ण AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी टोटल 2 और 1 3 और 3 6 की लंबाई 12 है, तो हमसे EG पूछ रहा है। EG नहीं होगा, EF होगा। भाई क्या कर रहे हो आप? ये हिंदी किस तरीके की लिख रहे हो आप? ऊपर EF लिखा हुआ है। EF मतलब 1 और 1 2, 2 की वैल्यू पूछ रहा है। 6 की 12 है, 1 की 2, 2 की कितनी होगी? यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई। आगे बढ़ते हैं। TDS 2013 में आया हुआ सवाल है। क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक भुजा इतने हैं, इसकी सम्मुख भुजा से लंबवत दूरी इतने हैं। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के उत्तर आ जाएगा। RW में लिख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार बच्चों से बात कर लो, मेंस वाले बच्चों का सॉल्यूशन बता दो क्या करना है, जवाब दे दो उनको। ये देख लो, ये कौन बताएगा? जिसने ये बता दिया मैं मान जाऊंगा उस पर सच में दिमाग है। तो अभी एक बात बताई गई थी आपको कि विकर्ण का वर्ग D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ L कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 10 ढाई 100, 9 100, 9 दूनी 218। क्या सबको याद था ये सवाल देखना CDS 2014 में आया था। ऐसा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब मेंस में इस तरीके के सवाल आने की उम्मीद है। मेंस में इस तरीके के सवाल आने की उम्मीद है। प्लीज सर बैक टीम से काम करवाइए, सत्य प्रकाश कह रहा है। देखिए नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक भूखंड समांतर चतुर्भुज के रूप में है। भूखंड का परिमाप 86 है। ट्वाइस ऑफ L प्लस B बराबर 86 है और एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से 13 मीटर अधिक है। L माइनस B बराबर 13 तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 41 मीटर है, यानी D1 बराबर 41 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। बड़ा ही अलग सवाल, बड़ा ही अलग सवाल है। देखिए दोस्त, क्षेत्रफल पूछ रहा है। L प्लस B कितना आ गया? आप कहेंगे L प्लस B 43 है। L माइनस B 13 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, जोड़ दूं, L कितना आ रहा है? 56 का मतलब 28 और B का मतलब कितना आ रहा है? 15। यही आ रहा है भाई। अब इन्होंने एक चीज और दे दी कि ये L है जी, ये L है 28 और ये 15 है और एक डायगोनल 41 दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं हेरोज फॉर्मूला लगा दूं इसमें, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। इस ट्राइंगल का और डबल कर दूंगा। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले मैंने सेमी पेरीमीटर S निकाला। S क्या होगा? 41 और 28 या 41 और 15। 56 का आधा 28 और 14 42 आ गया। S 42 आ गया। एरिया क्या होता है? अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस।
बराबर अंडर रूट एस कितना है 42, ब्रैकेट में 42 माइनस 41 1, 42 में से 15 जाएगा, 15 जाएगा 42 में से 27, 42 में से 28 जाएगा 14, ये बचेगा। सही लिखा है। मैंने कहा 14 बाहर आ जाएगा भाई, स्क्वायर है, और ये 27 से 81 का 9 बाहर 126 आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया 126, ऊपर वाले का भी कितना होगा। अब ऐसे ही सवाल आएंगे, 3-3 पूछे जाएंगे, एक एक में मैं बता दूं। 252 उत्तर। किसी को डाउट था इस पे? किसी को इस पे डाउट था भाई? कोई ऐसा बच्चा था जिसको डाउट था इस पे? अब देखना एक चीज और, समांतर चतुर्भुज की छोटी वाली ऊंचाई क्या है ये पूछ रहा है। वाह, छोटी वाली ऊंचाई पूछ रहा है। कितने लोग ये जानते हैं कि छोटी ऊंचाई बड़ी भुजा पर होगी? ध्यान से समझना, छोटी ऊंचाई बड़ी भुजा पर होगी ये है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई एरिया होता है 28 इंटू एच बराबर एरिया कितना है 250, ये कह सकता हूँ 252 एरिया। मैंने 14 से काटा, 14 से कटेगा, ये कटेगा जी, 14 से 18 बार कटेगा और 14 से 2 बार, तो एच कितनी आ जाएगी, ये उत्तर है। छोटी ऊंचाई 9 है। क्या कोई ऐसा था जो छोटी ऊंचाई नहीं निकाल पा रहा था? क्या कोई ऐसा बच्चा था जो छोटी ऊंचाई नहीं निकाल पा रहा था? साउंड प्रॉब्लम हो रही है सर, साउंड कम आ रही है, साउंड तो इतनी ज्यादा आ रही है, आप कह रहे हो कम आ रही है। अब साउंड आ रही है क्या? अब भी दिक्कत है क्या साउंड की? अब भी साउंड की दिक्कत है क्या? मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये कहा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी 86 दे रखा था, एल माइनस बी 13, D1 41। मैंने यहाँ क्या किया, एल प्लस बी 43, एल माइनस बी 13, एल निकाल दिया 28, बी 15। मैंने कहा ये 28 ये 15 एक डायगोनल 41 है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देता हूँ। 41 15 28 की भुजा का एस 42 आ गया, एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब कुछ करा तो एरिया आ गया 126 इस ट्राइंगल का, तो इसका भी 126, टोटल 252 आ गया। फिर इन्होंने कहा कि छोटी भुजा की लंबाई, तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। भाई ये इंग्लिश में क्यों नहीं है सवाल? बड़ा हो जाता तो क्या है यार, दिखाना तो पड़ेगा इंग्लिश में। चलो, अब छोटी भुजा पे बड़ा लंब होता है, बड़ी भुजा पे छोटा, क्योंकि एरिया होता है। तो मैंने 28 इंटू एच बराबर 252 किया, तो एच 9 आ गया। तीसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों में 20 से ज्यादा का अंतर है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई में 10 मीटर से ज्यादा का अंतर है। ये इन्होंने बहुत पंगे वाली चीज कर दी यार, कौन निकालेगा ये सब? चलो निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये वाली ऊंचाई निकालूंगी तो चलो h1 थी, h1 9 आ चुकी है। अगर h2 निकालूं तो 15 h2 बराबर 252। h2 कितनी आ गई यहाँ से, 15 एकम 15, 10 बचेगा, 15 छिक्के 90, 12 बचेगा, 15 अट्ठे 120, 16.8 आ गई। एक ऊंचाई 9 और एक 16.8, अंतर कितने का है 7.8। इन्होंने कहा 10 मीटर से ज्यादा का अंतर है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 10 मीटर से ज्यादा का अंतर है। अब हम विकर्ण की बात करें, ये भी अपने आप में चैलेंजिंग है। D2 भी निकाल सकते हैं। अब ये वाली बात होमवर्क में दे देता हूं, कैसे, ये वाली बात होमवर्क में लिख लो, कैसे बता रहा हूं। या तो ऐसा करना कि ट्वाइस ऑफ, अभी बताया था, ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये कर लेना भाई। या तो ये कर लेना D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यहाँ से सब कुछ पता है, एक 15 है, एक 28 है और एक 41 है, तो D2 आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा मुझे लग रहा है ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डायगोनल है दूसरा, जैसे डायगोनल ऐसे ही तो बन रहा है, ये 15 और ये 8, मैंने डायगोनल D2 मान लिया। मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि D2 जो है वो दोनों भुजाओं का जोड़ 23 और दोनों भुजाओं का अंतर 15 में से 8 गए, 28 था, 15 क्या क्या था, 28 और 15 है भुजाएं।
तो जो D2 होगा वो दो भुजाओं का जोड़ 43 और दो भुजाओं का अंतर 13 से बड़ा होगा। ये हम बता सकते हैं D2 के बारे में, लेकिन मुझे लगता है इससे सवाल होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण में 20 से ज़्यादा का अंतर है, यानी 21 से छोटा है। वो हो सकता है 21 से छोटा, निकालना ही पड़ेगा भाई, ये निकालना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, इस तरीके से हो नहीं पाएगा। दूसरा डायगोनल निकालना ही पड़ेगा। कौन कौन चाहता है निकालना? एक तो कमबख्त टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलती, मुझे दुख इस बात का ही है। अब ये सवाल अपने आप में बड़ा खतरनाक होता है, एक बार कोशिश करके देखिए, फिर यहाँ पे ऐसी ट्रिक बता दूंगा अभी, आपको भी लगेगा यार टेंशन खत्म हो गई और मजा आ गया। एक बार खुद थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, फिर बड़ा ज्ञान देता हूँ इस पे। देखना, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब कभी ऐसी दिक्कत आएगी तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बना लिया जी इसको रेक्टेंगल, क्योंकि ये सवाल रेक्टेंगल पे भी पूछा जा सकता है, बड़ा कमाल की चीज। अब देखना, ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये पहले भारत में कहीं नहीं थे कॉन्सेप्ट, आज इस पे बात हो। पी और क्यू क्रमशः बीसी, बीसी का मध्य बिंदु पी और सीडी का मध्य बिंदु क्यू, ये आपस में मध्य बिंदु, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जी एबीसी का क्षेत्रफल पता है। देखो अब रेक्टेंगल बनाने से फायदा क्या हुआ कि मैं अगर अपनी मर्जी से इसको 4 मान लेता हूँ और इसको 2, एक तो ये 2, ये 2, ये 2, आप बता सकते हैं इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट 2 आ जाएगा इसका, हाफ बेस इंटू हाइट 2 आ जाएगा इसका, हाफ बेस इंटू हाइट 1 आ जाएगा इसका एरिया। एबीसीडी का कितना है मित्र? 8, तो 2 और 2 4 और 1 5, 8 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? लो जी, खेल खत्म हो गया। अब रेक्टेंगल हो, अब रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, जो भी हो, ये आपको याद रखना है। ये क्या करना है? याद रखना है। क्या याद रखना है? एपी क्यू का रेशियो, ट्राइंगल एपी क्यू का रेशियो, चतुर्भुज एबीसीडी का पैरेललोग्राम हो रेक्टेंगल, वो 3 8 होता है। अब आपको पता है अगर कोई एपी क्यू का मेरे से एबीसी के साथ पूछने लगे तो आप कहेंगे कि अगर एबीसीडी 8 है, एबीसीडी 8 है तो एबीसी 4 होगा, तो ये 3 अनुपात। सवाल में बेटा इस 4 की वैल्यू 12 दे रखी है, देखो 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की कितनी होगी? ये उत्तर। 3 की कितनी होगी? 9। बोलो, किसी को यहां तक डाउट है तो बता दो। एबीसी या एबीसीडी का क्षेत्रफल है, यानी दोनों ही बता दिए ना मैंने, एबीसीडी का बता दिया, एबीसीडी का तो पूरा 8 है और एबीसी उसका आधा होगा ना, एबीसी ऐसे बना लो, अगर वो पूरा 8 है तो ये 4 4 तभी तो होगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।